के राय भाई साहब, दो तीन चीजें बताइए। एक तो यह है कि राहुल गांधी अगर इस बार आ रहे हैं तो एक पार्टी जिसको बहुत कॉर्नर्ड थी, असेंबली इलेक्शन में बहुत खराब परफॉर्मेंस किया था, वो आज इस संभावना के साथ खड़ी हुई है कि उसके अच्छे परफॉर्मेंस हो रहे हैं। मतलब कहने को कांग्रेस को 17 सीट मिली है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स अगर हम लोग एक एक बात करें तो ठीक ठाक है। आप जहां बैठे हुए इलाहाबाद में उज्ज्वल राम रमन सिंह को जैसा माना जा रहा है कि वो भाई वो उनकी एज है। अब अल्टीमेटली क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं के भाई साहब एक और चीज जरा ये आप जी जी मैं के भाई साहब ये जरा पूछ लूं कि ये केवल सारे चुनाव 2000 मतलब 2024 नहीं, कांग्रेस की संभावना है उसके बाद जैसे केरल में यह है कि भाई अगला विधानसभा चुनाव उनको जितना ही जितना है। उत्तर प्रदेश में आपको 2 एमएलए से अगर आगे बढ़ना है तो आपको आके इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप वही 2 एमएलए 1 एमएलए की पार्टी अगर बने रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो कई चीजें एक साथ एड्रेस करनी है। प्राथमिकता तो डिसाइड मेरे ख्याल में राहुल गांधी स्वयं ही करेंगे कि उनके लिए वो क्या प्राथमिकता है और यहाँ आने में कौन सी दिक्कत है। ये भी जरा मैं आपसे, आप छात्र संघ वाले एक बार कैप लगा के बताइए, उनके लड़ने में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं लड़ना चाहिए? क्या है? सबसे पहले भी अपने अग्रजों को नमस्कार मेरी तरफ से। और अपनी बात कहने के पहले आज मजदूर दिवस पर सारी दुनिया और हिंदुस्तान के मजदूरों को अपना क्रांतिकारी अभिवादन प्रस्तुत कर रहा हूं। इस 10 वर्ष में 4 श्रम कानूनों के जरिए इस देश में मालिकों को जितना मजबूत किया गया और मजदूरों को जितना मजबूर किया गया है, उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के हर शहर के हर चौराहे पर और हिंदुस्तान के नगर महानगर के हर चौराहे पर मजदूर झंडा लिए हुए इस देश में इस मोदी की तानाशाही को उखाड़ फेंकने की शपथ ले रहा है। तो उस शपथ लेने के ही परिप्रेक्ष्य में हम अमेठी और रायबरेली को देख सकते हैं। इतना तो तय है, मैं अग्रज सीपी राय साहब के बात पर 100% सहमत हूँ, लेकिन इतना तय है कि वायनाड से जितनी रिपोर्टें आई हैं उसके हिसाब से भारत की अगली लोकसभा में राहुल गांधी का एक सीट सुरक्षित हो चुका है। दुनिया की कोई ताकत उस फैसले को बदल नहीं सकती। जहां तक अमेठी और रायबरेली की बात है, निश्चित तौर पे न सिर्फ अमेठी और रायबरेली की सीट का विजय सुनिश्चित करेंगे ये राहुल या प्रियंका, बल्कि आसपास के जो भी जिले हैं, चाहे बाराबंकी हो, फैजाबाद हो, रायबरेली हो, सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, और उसके आसपास के इलाके में एक करंट भी राजनीतिक तौर पर दौड़ेगा इन लोगों के आने पे। लेकिन इधर थोड़ा सा मैं दूसरे ढंग से सोच रहा हूं कि 2 फेज के चुनाव के बाद जिस तरह की हताशा भाजपा में फैली है, जिस तरह भाजपा गोल पोस्ट बदल रही है, जिस तरह वो उन्होंने शुरू किया, पहले मोदी की गारंटी है, उसके बाद भाषण करने लगे 400 पार, उसके बाद उसको छोड़ा और उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। मैंने तो जीवन में किसी पार्टी का मैनिफेस्टो मैं पढ़ता ही नहीं था, मैं समझता था कि ये झूठ का पुलिंदा। मोदी जी ने मुझे मजबूर किया कि मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ूं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के बारे में किसी को नहीं बताया, केवल कांग्रेस के मैनिफेस्टो का ही प्रचार करते रहे। समझ रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ, बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने फिर गोल पोस्ट अपना बदला और कहा कि जिनके बच्चे का रिजर्वेशन बाकी पिछड़ों और दलितों का काट के दिया जाएगा। तो इतना हताशा, इतना अनिश्चितता के वातावरण में ये मोदी जी और उनकी पार्टी प्रचार कर रही है, तो मुझे लगता है कि इस दौर में राहुल गांधी की भूमिका कुछ और बढ़ जाती है, सिवाय इसके कि वो एक जगह से वो एमपी होने का एक और रिकॉर्ड कायम करें और नेहरू गांधी की जो सीट है वो मेरे ख्याल से सन 82-83 से ही उस परिवार के हाथ में रहा है, उसके परंपरा को कायम रखें। उससे भी बड़ी एक जिम्मेदारी है कि तीसरे दौर के बाद चौथे, पांचवें, छठवें दौर में जिस तरह से उनकी मांग उठेगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं तीसरे दौर के बाद
भाजपा बिल्कुल सरेंडर की स्थिति में आएगी। भाजपा के पास कोई न तो नारा रह जाएगा, न कार्यक्रम रह जाएगा। और जिस तरह से उनके सामाजिक आधार में दरार पड़ रही है, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमने खुलेआम देखा, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। घोसी में चले जाइए, बलिया में चले जाइए, आजमगढ़ में चले जाइए, गाजीपुर में चले जाइए, जो उनका सोशल बेस है, जो मैं जात के नाम पे नहीं उसका उच्चारण कर रहा हूं, उसमें भयानक विभाजन हो गया और एक तरफा हार रही है पूर्वांचल में। तो उसमें मुझे लग रहा है कि अन्य प्रदेशों में जितनी अच्छी मीटिंगें नॉर्थ ईस्ट में, हिमाचल में, असम में, केरल में प्रियंका जी ने किया, राहुल गांधी ने कहा, जिस तरह से महाराष्ट्र और वहां पे बिहार में इनको मैसिव सपोर्ट मिला, जिस तरह अखिलेश यादव के साथ इनकी ज्वाइंट रैली हुई, तेजस्वी के साथ रैली हुई। अब हमको इस 2024 के चुनाव के महानायक के रूप में राहुल गांधी को देखने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए मुझको लग रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका में कोई एक लड़ सकता है और लड़ना ही चाहिए, और प्रियंका को तो निश्चित तौर पर लड़ना चाहिए। और ये जो लोग कह रहे हैं भाग रहे हैं, ये मीडिया और स्मृति ईरानी का हताशा है। आप देख लीजिए पिछले 5 साल में स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए किया क्या है। उन्होंने विकास के नाम पर केवल साड़ियां बांटी हैं और निर्माण के नाम पर केवल अपना एक भव्य प्रासाद, अपना एक भव्य मकान की प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। और उन्होंने लिया क्या है, सारे इंडस्ट्री करीब करीब बंद हुए हैं, ट्रिपल आईटी बंद हुआ है, रेलवे का विस्तारीकरण बंद हुआ है, हमारा एम्स जो काम फुल फंक्शन कर रहा था आउटडोर तक जाके सीमित हो गया, रोजगार के सारे अवसर बंद कर दिया उन्होंने। अमेठी की जनता जिस तरह से त्रस्त की गई पिछले 5 साल में, सीपी राय साहब और नागेंद्र जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि राहुल गांधी को केवल वहां पर नॉमिनेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि व्यापक राष्ट्रीय हित में, क्योंकि अब नए तरह का देखिए इस देश में, अभी तक तो उज्ज्वला योजना की चर्चा हो रही थी, अब एक नया प्रज्वला योजना उन्होंने मोदी जी ने प्रस्तावित कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा रेप कांड जो है उन्हीं की पार्टी में, उन्हीं के मंच पर 14 अप्रैल को उसकी पीठ थपथपा रहे थे। तो ये प्रज्वला योजना उन्होंने देश के सामने रख लिया है। इनके सामने तो कैसरगंज के सितारे हिंद बहुत बौने हो गए। 200 लड़कियों के साथ बलात्कार करने वाला 3-3 हजार यूट्यूब उस पे पेन ड्राइव पे पोर्न की वीडियो बनाने वाला इनके साथ मंच शेयर कर रहा है। उन्होंने पहली बार ये कल देश के सामने आया। मैं तो समझता हूं कि इस पर एक राष्ट्रीय शोक हो जाना चाहिए 2 मिनट का, कि 35 लाख लोग जो कोरोना के दौरान मरे उसके जिम्मेदार खुद मोदी जी हैं। उन्होंने उन कंपनियों से पैसा लिया जिन्होंने हमें दवा के नाम पे जहर का इंजेक्शन दिया, और वो कंपनी आज मान रही है कि हमारे दवा से हार्ट अटैक हो रहा है, हमारे दवा से ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। तो उतना तो हिटलर ने नहीं मारा यहूदियों को जितना कि हमारे देश की सरकार ने कोविड को नियंत्रित करने के लिए फर्जी कंपनियों का दवा बिकवाने के लिए और इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा लेने के लिए इस देश के गरीब गुरबा को नकली दवा के जरिए मार दिया। तो ये पूरे चुनाव में एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा हुआ है। ये इस देश की अस्मिता के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया है, इस देश के महिलाओं के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया है, राहुल गांधी एक राष्ट्रीय प्रतीक हुए। मैं फिर भी मान रहा हूं कि वो अगर लड़े तो वो बहुत बेहतर बात होगी, लेकिन उनके पास अब एक जोड़ा और आ गया है लड़ने के लिए, और वो कम आकर्षक नहीं है। अगर खड़गे साहब को भी रायबरेली से वो लड़ा सकते हैं, खड़गे साहब एक प्रतीक बन गए हैं। मायावती जी के पराभव के बाद, मायावती जी के इंडिया गठबंधन से बाहर अलग थलग पड़ जाने के बाद, और जिस तरह का स्टैंड ले रहे हैं खड़गे साहब इस देश में अपोजिशन के यूनिटी के सिंबल बन गए हैं। पलटू राम के भाग जाने के बाद खड़गे साहब ही वो चुंबक है जिन्होंने 24 पार्टियों को एक साथ किया है। उसके अलावा एक नाम और है, सीपी राय साहब उस पर ज्यादा विस्तार से बोल सकते हैं, कि वो मनेका गांधी के जो पुत्र हैं, अगर वो निर्दलीय भी लड़ते हैं, वो नेहरू परिवार से हैं, वो लगातार नेहरू परिवार के प्रति अपनी वफादारी को जाहिर किया। अभी बताया है कि उन्होंने जेपी नड्डा को बड़े शब्दों में उत्तर दिया है कि जो बहन मुझको राखी बांध रही हो उसको तुम उससे कह रहे हो कि मैं जाके उसके खिलाफ पर्चा भरूं। मैं उस परिवार में उस फैक्ट्री में पैदा हुआ जहां पर से प्रधानमंत्री पैदा होते हैं, और आप मुझको राजनीति सिखा रहे हैं।
और भाजपा के प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या हो चुका है ये आपको नहीं मालूम है। तो इस तरह का उत्तर देने वाले मेनका गांधी के जो सुपुत्र हैं, अगर वो निर्दलीय भी आते हैं रायबरेली से और वो गांधी परिवार का चेहरा लेके आते हैं, तो बड़ा भारी राजनीतिक उथल पथल होगा और राहुल गांधी को एक और बड़ी भूमिका में उतरने का मौका मिलेगा। फिर भी अगर वो लड़ते हैं तो ये अमेठी और रायबरेली के हित में नहीं होगा, बल्कि उन तमाम उत्तर प्रदेश उस इलाके के हित में होगा जो इस चुनाव में एक बड़े परिवर्तन की आहट को महसूस कर रही है। जी जी।